Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start off our discussion with a very conceptual topic, that is gametogenesis. First of all, let's have a look at the big picture. In this subsection, सबसे पहले हम introduction to gametogenesis in humans discuss करेंगे. Secondly, we'll talk about the spermatogenesis in detail. And thirdly, we'll discuss in detail the process of oogenesis. And last of all, we'll actually construct a comparison table of the spermatogenesis and the oogenesis. So let's start off with the introduction to gametogenesis in the humans. So if you talk about the cells in the human beings, there are two kinds of cells in the human beings on the basis of whether they play role in the gamete formation or not. वो cells जो कि gamete formation में role play नहीं करते, हम कहते हैं they are somatic cells, right? And वो cells जो कि gamete formation में role play करते हैं, हम कहते हैं they are sex cells. एंड जो सोमैटिक सेल्स हैं, बेसिकली जो जनरल बॉडी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्किन के सेल्स, लिवर के सेल्स, दे आर ऑल सोमैटिक सेल्स. और सेक्स सेल्स ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि गोनेड्स में प्रेजेंट होते हैं, अल्टीमेटली जिनमें मियोसिस के जरिए गैमेट्स बनने होते हैं. सो दिस इज अबाउट द सेल्स इन द ह्यूमंस. एंड नाउ वी हैव गॉट द गैमेटोजेनेसिस ऑन बोर्ड. So gametogenesis basically ये process of gamete formation है. This is the process of gamete formation. और ये होता कहाँ पे है? ये gonads में होता है, right? So gametogenesis में overall आप कह लें कि ये दो तरह के gametes बनते हैं human beings में. Males में male gametes that is sperms, और females में female gametes that is eggs or ova. Formation of male gametes और sperms is called as the spermatogenesis. और spermatogenesis males में होती है from puberty till death 24/7 ये काम हो रहा होता है. So जो process of sperm formation है males में या males के gonads में, ये puberty से start होता है, यानी कि at the age of 12-13 years, and ये till the end of their life ये कंटिन्यूड रहता है. सो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं अ मेल रिमेन्स फर्टाइल फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ. ऑल राइट. और ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता कहाँ पे है मेल्स में? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द टेस्टिस विच आर ऑफ कोर्स द मेल गोनेड्स. एंड देन वी हैव गॉट द oogenesis, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स और एग्स और ओवा. In the females, this process is called as oogenesis. Oogenesis takes place in the ovaries, which are female gonads, and in a female, the oogenesis continues from menarche to menopause. What is menarche? Menarche is the first menstruation which takes place at the age of 12-13, and menopause is the end of menstruation which takes place at late 40s or early 50s. So एक फीमेल में oogenesis जस्ट menarche से मेनोपॉज के टर्न्योर में होती है, राइट? सो इसीलिए हम कहते हैं कि अ फीमेल रिमेन्स फर्टाइल फ्रॉम menarche टू मेनोपॉज, जो कि आर्बिट्रेरीली अगर इसका अंदाज़ा लेना है तो रफली हम कहते हैं 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स एज जो है ये फीमेल्स की फर्टाइल एज होती है, जबकि हमने देखा था कि मेल्स ये प्यूबर्टी से लेके डेथ तक फर्टाइल रहते हैं. सो दिस इज अबाउट द गैमेटोजेनेसिस इन द मेल्स एंड द फीमेल्स. तो हमने जनरल सा ओवरव्यू भी देखा है गैमेटोजेनेसिस का इन द ह्यूमंस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. सो दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल एरिया, और एग्जाम में कई तरह से इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेरी अप्रोच इस टॉपिक को पढ़ाने की ये होगी कि पहले मैं हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा,
लाइक सो जिस भी डोमेन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं पैटर्न क्वेश्चंस हर डोमेन के पूछूंगा एंड देन आई विल एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ फ्लो शीट जिसके जरिए पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा और इसके सारे हाई यील्ड पॉइंट्स क्लियर करूंगा एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन विद द स्पर्मेटोजेनेसिस वी विल कंस्ट्रक्ट अ टेबल जो कि सारे हाईएस्ट यील्ड पॉइंट्स को समराइज करेगा. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फ्यू क्वेश्चंस. ए ऑप्शन is 1, B option is 4, C option is 2 and D option is 8. स्टेटमेंट क्या है हमारे पास या कमांड क्या है? चूज द सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट. अब इन स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस किस चीज के ऊपर है? नंबर ऑफ सेल्स के बारे में क्वेश्चंस है, राइट? सो नंबर ऑफ सेल्स ये एक क्वेश्चन डोमेन है. Anyways, so you see here we have got the first statement. How many sperms are produced from one primary spermatocyte? कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 4. Another statement, how many sperms are produced from one secondary spermatocyte and the best response to this question is 2. Another statement, how many sperms are produced from one spermatid and the best response to this question is 1. इसकी जो रीजनिंग है इन क्वेश्चंस की वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. Now we have got another range of questions और इसमें basically type of division के बारे में क्वेश्चंस हैं. सो ये एक और डोमेन है क्वेश्चंस की इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को लेके. सो अब यहाँ पे टाइप ऑफ डिवीजन के बारे में एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. पैटर्न क्वेश्चंस कैसे होंगे हम डिस्कस करते हैं. सो लेट मी प्रेजेंट ऑप्शंस टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए ऑप्शन इज स्पर्मेटोगोनिया, बी ऑप्शन इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, C option is secondary spermatocytes, D option is spermatozoa and E option is spermatids. And पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, by repeated division of germinal epithelium of seminiferous tubules which cells are produced. So germinal epithelium की जो कि seminiferous tubules की lining epithelium है उनमें divisions के नतीजे में कौन से सेल्स बनते हैं? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज स्पर्मेटोगोनिया. Another statement, which of the following cells undergo meiotic division to form spermatids? अब कौन से सेल्स हैं जिनमें मियोसिस होगी और स्पर्मेटिड्स बनेंगे? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. Another statement, Which of the following cells undergo meiotic division? 1. अब किन cells में first meiotic division होनी है? And again the best response to this question is primary spermatocytes. Another statement, which of the following cells undergo meiotic division? 2. Second meiotic division किन cells में होनी है? And the best response is secondary spermatocytes. Another statement, which of the following cells are formed as a result of meiosis? 1. And the best response to this question is the secondary spermatocytes. Meiosis 1 के नतीजे में secondary spermatocytes बनते हैं. Another statement, which of the following cells are formed as a result of meiosis 2? तो meiosis 2 के नतीजे में basically क्या बनेंगे? Spermatids बनेंगे. Alright, so ये क्वेश्चन से on the basis of the type of the division involved. उसके बाद फिर अब एक और तरह से एग्जाम आपसे क्वेश्चंस पूछता है and they are questions on the ploidy. अब ploidy बेसिकली क्या होती है? Ploidy से मुराद है complete set of chromosomes, राइट? सो अगर मैं कहता हूं कि एक सेल मोनोप्लॉइड है इसका मतलब है कि उस सेल में वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा. फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पर्म या ओवम ये एक मोनोप्लॉइड सेल होता है. एंड सेकेंडली अगर मैं कहता हूं कि कोई सेल डिप्लॉइड है जैसे हमारा कोई भी सोमैटिक सेल है, फॉर एग्जांपल लिवर सेल है, राइट? सो इसका मतलब क्या होगा कि इट हैज गॉट टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अब एग्जाम स्पर्मेटोजेनेसिस को लेके प्लॉइडी के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है. Let me present options to you. A option is spermatogonia, B option is primary spermatocytes, C option is secondary spermatocytes and D option is spermatozoa and the spermatids. And पहली statement है हमारे पास, which cells have half number of duplicated chromosomes. अब half number है और chromosomes duplicated हैं, which means वो इस शक्ल में है,
राइट। सो हाफ नंबर से क्या मुराद है? 23 ऑफ कोर्स जो फुल नंबर है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्रोमोसोम्स का, दैट इज 46। सो 23 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स वो किन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे? द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसकी भी रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। Another statement, which cells have full number of duplicated chromosomes? So full number से मुराद of course यहाँ पे 46 है, and duplicated से again मुराद क्या है कि chromosomes जो है वो duplicated form में है, इस form में है। So full number of duplicated chromosomes ये basically आपको मिलेंगे primary spermatocytes में। Another statement, which cells have half number of unduplicated chromosomes? अब half number है यानी कि 23 और unduplicated chromosomes हैं यानी कि इस शक्ल में, and the best response to this question is spermatozoa and the spermatids. Then we have got another range of questions. एग्जाम आपसे amount of the DNA के बारे में यहाँ से questions पूछ सकता है, and let me present options to you. A option is 4x, B option is 2x, C option is x and D option is 0.5x, right? अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए किसमें बताई जा रही है? इन द स्पर्मेटोगोनियम, एंड दिस इज 2x। सो ये 2x है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? तो यहाँ पे डीएनए को 2x के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। एग्जाम सिंपली 2 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 माइक्रोग्राम भी कह सकता है, 2n भी कह सकता है, लेकिन वो वर्ड यूज करेगा यहाँ पे अमाउंट का, राइट। सो एग्जाम अगर कई दफा इवन अमाउंट ऑफ डीएनए कहे और वो कहे कि अमाउंट ऑफ डीएनए 2n है, तो इसका मतलब अमाउंट होगा, प्लॉइड ही नहीं होगी, क्योंकि खुद साथ एग्जाम मेंशन कर रहा है कि इट्स अमाउंट। तो यहाँ पे मे बी x की बजाय ये n भी हो सकता था, राइट, लेकिन साथ अमाउंट का वर्ड जरूरी तौर पे एडिड है। आप इसको जरा गौर करें। Anyways, अब स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ स्पर्मेटोगोनियम इज 2x, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? अगर स्पर्मेटोगोनियम में अमाउंट ऑफ डीएनए 2x है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो कितनी होगी? सो अभी हम आगे चल के उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 4x। Another statement, if the amount of DNA in a spermatogonium is 2x, what would be the amount of DNA in secondary spermatocyte? पहले आपसे अमाउंट ऑफ डीएनए पूछी थी किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब आपसे अमाउंट ऑफ डीएनए पूछी जा रही है इन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 2x। सो अगर स्पर्मेटोगोनियम में 2x है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी 2x ही होगी। Another statement, if the amount of DNA in a spermatogonium is 2x, what would be the amount of DNA in spermatid? अब आपसे spermatid के अंदर अमाउंट पूछी जा रही है। सो अगर spermatogonium में 2x होगी, तो spermatid में it's going to be x, right? spermatid में इसकी जो अमाउंट होगी that would be x. And if the amount of DNA in a spermatogonium is 2x, what would be the amount of DNA in the sperm? तो स्पर्म के अंदर जो डीएनए की अमाउंट होगी, अगर स्पर्मेटोगोनियम में 2x है, अगेन इट्स गोइंग टू बी x, विच इज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन द स्पर्मेटोगोनियम। सो ये जो क्वेश्चंस हैं, अब ये ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मे बी फ्यू आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस दे वुड नॉट बी मेकिंग सेंस टू यू एट दिस स्टेज, लेकिन आगे चल के जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, दे वुड साउंड प्रेटी लॉजिकल टू यू। And now let's construct a tracing, a flow sheet of the spermatogenesis. सबसे पहली बात आपने याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे हो रही है? It's taking place in the testes which are male gonads. और टेस्टिस में भी बेसिकली कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, राइट। सो बर्थ से पहले मेल बेबी के अंदर जो सेल्स होते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। बाय द वे ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मेल और फीमेल बेबीज में कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ जो मेल बेबीज होते हैं उनमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं, जबकि फीमेल्स में oogonia बन जाते हैं।
ऑल राइट, सो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ये बर्थ से पहले प्रेजेंट है। सो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से क्या बना, वो स्पर्मेटोगोनिया बने विच आर प्रेजेंट एट बर्थ इन द मेल बेबीज। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेल बेबीज में बर्थ पे कौन से गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज स्पर्मेटोगोनिया। एंड जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया दे एक्चुअली डिफरेंशिएट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये काम कब होगा, दिस हैपेंस एट प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी पे जाके क्या होता है, यानी कि तकरीबन 12 से 15 साल की एज के दौरान क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिफरेंशिएट होते हैं। और यहां पे साथ साथ अब ये भी कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन भी इन्वॉल्व होगी, डीएनए रेप्लिकेशन भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि बेसिकली अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं दे हैव टू अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और यू कैन से दे हैव टू अंडरगो द मियोसिस। लेकिन इससे पहले कि डिवीजन कैरी आउट की जाए, यू हैव टू रेप्लिकेट योर डीएनए। सो स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे तो इस प्रोसेस में डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। एंड देन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दे अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड यू गेट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा तो उसमें जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी उसके नतीजे में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। एंड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी एंड उसके नतीजे में यू विल एंड अप हैविंग 4 स्पर्मेटिड्स, राइट। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सेल्स ऐसे होंगे विच अंडरगो मियोसिस, जनरली मियोसिस की बात करें, बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है विच सेल्स अंडरगो मियोसिस 1, अगेन दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है विच सेल्स अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन, आंसर इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। So secondary spermatocytes they actually undergo second meiotic division. As a result of first meiotic division कौन से cells बनते हैं, you see in here the secondary spermatocytes, right? और इसी तरह से second meiotic division के रिजल्ट पे कौन से cells बनते हैं, the spermatids. एग्जाम अगर आपसे पूछता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बने हैं, आंसर इज 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, आंसर इज 2। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बने हैं, आंसर इज अगेन 2, राइट। सो आई होप कि यहां से आप काउंट्स को भी क्लियरली एंटिसिपेट कर सकते हैं इस ट्रेसिंग से। एनीवेज, अब जो स्पर्मेटिड्स हैं, राइट, ये फुली एंड फाइनली अभी ये मैच्योर फॉर्म में नहीं है जो कि सेकंड मियोटिक डिवीजन के नतीजे में बने हैं, राइट। दे अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। सो बेसिकली जो स्पर्मेटिड्स हैं इनके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। लाइक ये टिपिकली इस तरह के सेल्स होते हैं, राइट। और इन सेल्स में अब कह लें कि डिफरेंट चेंजेस लेके आई जाएंगी और उन सेल्स को हम कहेंगे, उन चेंजेस को हम कहेंगे दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। सो इसके नतीजे में फाइनली मैच्योर मोटाइल स्पर्म्स बनेंगे। सो एक स्पर्मेटिड से एक ही स्पर्म बनता है क्योंकि यहां पे कोई भी डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे जस्ट डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है। सो 4 स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म्स बनेंगे, 4 स्पर्म्स बनेंगे। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म्स बनेंगे, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 1, राइट। सो एक स्पर्मेटिड से एक ही स्पर्म बनेगा, सो 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म्स, लिहाजा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे, 4 स्पर्म्स बनेंगे। ऑलराइट, so this was about the different cells, right, and their number and the divisions involved there, right. division involved है या differentiation involved है, कौन सा process involved है, हमने उन सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया। अब हम इनकी प्लॉइडी के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। यू सीन हियर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ये डिप्लॉइड होते हैं, दे आर डिप्लॉइड सेल्स और इनके अंदर अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड है, इनके अंदर भी अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन चूंकि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हुए डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं इनके अंदर जो क्रोमोसोम की जो नंबर है वो डिप्लॉइड ही है। ऑफ कोर्स प्लॉइडी के लिहाज से ये डिप्लॉइड है, बट नाउ दे आर डुप्लीकेटेड। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैविंग डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दैट इज डुप्लीकेटेड। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो चूंकि जो मियोसिस 1 है यही रिडक्शन डिवीजन होती है, इसको मियोसिस में जाके डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। चूंकि यही रिडक्शन डिवीजन है तो क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे विच विल टर्न आउट टू बी 23,
राइट। सो जो 2n से यहाँ पे मुराद क्या है 46, राइट। सो इन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है। द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इन सब में 46 हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन वो क्रोमोसोम अभी डुप्लीकेटेड शक्ल में ही होंगे, क्योंकि अभी तक सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुई। जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, अल्टीमेटली वो पेयर्स ही आपस में सेपरेट हो रहे हैं। सो 23 क्रोमोसोम्स दे मूव टू द वन पोल, 23 टू द अदर पोल। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होगा। देन इफ यू टॉक अबाउट द स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटिड्स में चूंकि सेकेंड मियोटिक डिवीजन के नतीजे में बने हैं, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन ही वो डिवीजन है जहां पे बेसिकली सेंट्रोमियर डिवाइड करती है, सेंट्रोमियर डिवाइड करती है। इसको हम जाकर डिटेल से अगेन मियोसिस में डिस्कस करेंगे। एनीवेज, सो इसके स्पर्मेटिड्स के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है, क्योंकि सेंट्रोमियर भी अब डिवाइड कर चुकी है। सो सेकंड मियोटिक डिवीजन में तो ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली चूंकि स्पर्मेटिड्स की सिर्फ डिफरेंशिएशन से स्पर्म्स बने हैं, कोई भी डिवीजन या रेप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स के अंदर भी हैप्लॉइड नंबर ही क्रोमोसोम्स का होगा, वो भी अनडुप्लीकेटेड। सो बेसिकली अब कह लें कि जो चीज इफेक्ट कर सकती है क्रोमोसोम नंबर को और प्लॉइडी और इसकी कि ये अनडुप्लीकेटेड है, वो या तो कोई डिवीजन है या डीएनए रेप्लिकेशन है। अगर रेप्लिकेशन होगी तो डीएनए रेप्लिकेशन के नतीजे में जो क्रोमोसोम्स है एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। और जब भी कभी डिवीजन होगी ऑफ कोर्स उसके नतीजे में क्या होगा, जो पहले मियोटिक डिवीजन 1 में से जो क्रोमोसोम का पेयर है वो 2 में डिवाइड हो रहा है अल्टीमेटली, और उसके बाद फिर हर क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हो रहा है, राइट। सो जब भी कभी कोई ऐसा स्टेप है जहां पे ना रेप्लिकेशन है, जैसे स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स का बनना, और ना ही डिवीजन है, राइट। सो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म के बनने में ना कोई रेप्लिकेशन है ना कोई डिवीजन है, सो जो प्लॉइडी है और ये चेंज नहीं होने वाली। सिमिलरली अब देखें कि स्पर्मेटोगोनिया से अब देखें कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बने हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बनने में रेप्लिकेशन हुई है, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो गई है। लेकिन अगर आप देखें कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जब स्पर्मेटोगोनिया बने हैं, तो इस प्रोसेस में भी बेसिकली डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कोई भी डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है, कोई रेप्लिकेशन भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो प्लॉइडी है, इज रिमेनिंग द सेम इन बोथ दिस, राइट। आई होप कि अब आपने अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लिए हैं इसको प्लॉइडी को लेके रिगार्डिंग डिफरेंट सेल्स विच आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ डीएनए। अब अमाउंट ऑफ डीएनए को जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आर्बिट्रेरीली से लेबल करता हूं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में अमाउंट ऑफ डीएनए 1 है, तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कितनी होगी, ये भी 1 होगी, क्योंकि कोई रेप्लिकेशन नहीं हुई। और उसके बाद फिर चूंकि स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं रेप्लिकेशन हुई है, तो अमाउंट कितनी हो गई है, डबल, राइट। सो उसके बाद फिर देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नतीजे में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, चूंकि यहाँ पे एक डिवीजन इन्वॉल्व हो गई, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो रिड्यूस हो गई है टू हाफ, 1 हो गई है। और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जब इनके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई है, तो अमाउंट फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि स्पर्मेटिड्स में जो अमाउंट है इट विल टर्न आउट टू बी 0.5 अगर अमाउंट ऑफ डीएनए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में 1 है। और उसके बाद फिर जो अगर आप बात करें स्पर्म्स की बात करें, तो चूंकि हमें पता है कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स के दरमियान कोई भी रेप्लिकेशन या डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है, सो इसीलिए जो अमाउंट ऑफ डीएनए इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो कंक्लूसिव रिमार्क्स ये हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कब होगी, जब रेप्लिकेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा जब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इज इन्वॉल्व्ड और अमाउंट ऑफ डीएनए हो गई है डबल। और अमाउंट डीएनए की हाफ कब होगी, जब डिवीजन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड्स बने हैं, तो भी अमाउंट ऑफ डीएनए जब वो देखेंगे 2 से 1 और 1 से 0.5 हो गई है, हाफ हो गई है, राइट। लेकिन जब भी कभी डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होगी, फॉर एग्जांपल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से स्पर्मेटोगोनिया का बनना और स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स का बनना, चूंकि दोनों जगह पे डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, तो यहां पे अमाउंट ऑफ डीएनए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, राइट। सो दिस इज अबाउट द अमाउंट ऑफ डीएनए। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए स्पर्मेटोगोनिया में 2x है, अब यहां पे खुद ही इसको लेबल कर रहे हैं कि ये अमाउंट कितनी है, 2x है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ये इससे डबल हो जाएगी 4x, जिसका मतलब है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2x, जिसका मतलब है कि स्पर्मेटिड्स में
x और फिर स्पर्म्स में भी x होगी। x की जगह यहाँ पे एग्जाम n भी लिख सकता है, सो आप n के साथ भी अमाउंट ऑफ डीएनए को डिनोट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिक आइडिया सेम है, लेकिन अगर आप इस डिजिट को याद रखेंगे 1 2 एंड 0.5 वगैरह को, तो अल्टीमेटली इससे जिस भी शक्ल में अमाउंट ऑफ डीएनए आपको एग्जाम प्रेजेंट करे, आप किसी एक सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए देगा, किसी दूसरे सेल में अगर पूछता है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे अमाउंट ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं। वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल एरिया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक फोटोग्राफ है बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को सम अप कर रही है। एंड यू सीन हियर, लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। ये एक मेल है, उसकी ये इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। सो हियर यू कैन सी द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लाइक पीनस है, टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या है, यू हैव गॉट अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को अल्टीमेटली ये एनलार्ज करके आपको दिखाया जा रहा है। एंड हियर यू कैन सी दिस इज द लुमेन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और ये जो सारा का सारा ये जो एरिया नजर आ रहा है, दिस इज द वॉल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की वॉल है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की अगर ये वॉल है, तो अब देखेंगे इस वॉल में से इतना सेगमेंट लेके अगर इसको हम एनलार्ज करते हैं, इफ यू एनलार्ज दिस सेगमेंट, राइट, तो इस एनलार्ज सेगमेंट में इफ यू सीन हियर कि इस की वॉल के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट। सो यू सीन हियर कि वहां पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, इसके अलावा कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट हैं, लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और सर्टुलाइज सेल्स भी प्रेजेंट हैं। उनके हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सेल्स जिन्होंने गैमेट प्रोड्यूस करना है वो स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया से आपने देखा किस तरह से पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड देन विल गेट द स्पर्मेटिड्स और अल्टीमेटली स्पर्म्स बनेंगे। और जो स्पर्म्स हैं फिर इसकी वॉल में डेवलप हो गए, दे वुड मेक देयर वे इनटू द लुमेन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जहां से आगे फिर वेजा फ्रेंचा के जरिए एपिडिडमस में, और से वेस्ट डिफरेंस के जरिए अल्टीमेटली यूरिथ्रा के जरिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सेंड किए जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं अगेन एनलार्ज करके आपको दिखाया गया है। सो जस्ट इमेजिन करें कि ये वॉल का एक सेक्शन लिया गया है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, राइट। अगर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसकी वॉल का सेक्शन लेके इसको एनलार्ज करके आपको दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी वॉल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, जिससे बने फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और उससे फिर बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और उससे फिर स्पर्मेटिड्स, और अल्टीमेटली स्पर्मेटिड्स से फिर क्या बने, स्पर्म्स बने, जो कि ल्यूमेन में आ गए, जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन है। हियर we have got the lumen, so यहाँ पे lumen में जो sperms आएंगे, now they would be able to make their way to the epididymis and then if needed to the female genital tract as well. So this is about the spermatogenesis. अब यहाँ पे अब जरा ये भी गौर करें कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो उसमें बहुत सारी स्पेसिफिक चेंजेस लेके आई जा रही हैं। सो यू सीन हियर कि जो स्पर्मेटिड हैं जस्ट ये सिंपल ये प्लेन सेल्स हैं, लेकिन जो स्पर्म्स हैं दे हैव गॉट वेरी पेक्यूलियर स्ट्रक्चर, जिसमें इनका हेड है, नेक है और टेल है। तो ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, राइट। अब इसमें देखें कि इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, इसके स्ट्रक्चर में हेड है, और उसके बाद फिर नेक है, और उसके बाद फिर लॉन्ग टेल है। जो हेड है, हेड की टिप पे ओवरऑल एक कह लेंगे कैप सी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और इसका काम क्या होता है एक्रोसोम का या इसके एंजाइम्स का, कि जो ओवम डिफरेंट लेयर्स के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, बेसिकली उन लेयर्स को डाइजेस्ट करना और फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल बनाना, ये इसका एक्रोसोम का काम है। और एक्रोसोम किन ऑर्गेनेली से बनती है, ये गोल्जी अपैरेटस से बनती है। गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम डिराइव की जाती है। उसके बाद आपको फिर बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी नजर आएगा स्पर्म के हेड के अंदर, जिसमें 20 क्रोमोसोम्स हैं और वो भी अनडुप्लीकेटेड हैं। और उसके बाद फिर कॉलर है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए एटीपी देंगे, और इसको मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड देन यू हैव गॉट द फ्लैजेलम हेयर, ये जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है ये ओरल फ्लैजेलम है, एंड फ्लैजेलम की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी होती है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। एंड अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों को डिस्कस किया है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है रिगार्डिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, उनको इस टेबल के अंदर मैं सम अप कर रहा हूं। तो इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट दी सेल्स, then we have got the key features of those cells, the number, division, ploidy and the amount of DNA। हमने सारी की सारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये अपनी डिस्कशन में डेवलप की है, लेकिन जस्ट ये सारे स्टफ की समरी है, राइट। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बर्थ पे प्रेजेंट है मेल्स फीमेल्स में, इनका नंबर ऑफ कोर्स मल्टीपल है। सो हमारे लिए एग्जाम के लिए इनकी जो रेलेवेंट नंबर है वो हमारे एग्जाम के साथ रेलेवेंट नहीं है। एनीवेज जो डिवीजन इन्वॉल्व है वो माइटोसिस इन्वॉल्व है, और डिप्लॉयड नंबर
ऑफ अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए हम 1 से डिनोट करते हैं इसकी। और उसके बाद फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली वो सेल्स हैं जो कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं और ये बर्थ पे प्रेजेंट हैं। इनका नंबर भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट ये भी मैनी इन नंबर होंगे। ऑफ कोर्स दी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एंड द स्पर्मेटोगोनिया दे वुड बी मैनी इन नंबर, राइट। और ये माइटोसिस अंडरगो कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन इनके अंदर हो सकती है, यानी कि दे कैन अंडरगो द डीएनए रेप्लिकेशन। इनके अंदर भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, अमाउंट ऑफ डीएनए 1 है। फिर स्पर्मेटोगोनिया से वी हैड गॉट द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने ही मियोसिस में एंटर होना है, इनका नंबर 1 है। अब हम अगर इनका नंबर 1 है तो इसकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नंबर से फर्दर हम आगे सेकेंडरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स वगैरह के नंबर्स को एंटिसिपेट करेंगे। सो ये नंबर हम 1 एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम इससे आगे, इससे ऑनवर्ड्स हम जो डिस्कशन करेंगे फॉर 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर देखें डिवीजन जो इन्वॉल्व है, दैट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, डिप्लॉयड नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, और इसकी जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो 2 है, चूंकि ये जब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे दरमियान में डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व हुई थी, डीएनए रेप्लिकेशन हैड इन्वॉल्व है। और उसके बाद फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, तो एज सच कोई रिमार्केबल फीचर इनका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का तो हमारे एग्जाम के साथ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इनका जो नंबर है वो 2 है, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। एंड ये सेकंड मियोटिक डिवीजन अंडरगो करते हैं, इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है और अमाउंट ऑफ डीएनए 1 है, चूंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये सेल्स बने हैं। और उसके बाद फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, जिसके नतीजे में स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और यही वो सेल्स हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस अंडरगो करते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए इनमें 0.5 होगी एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज 1। अगर हम स्पर्मेटोगोनिया के अमाउंट को 1 एक्सेप्ट करेंगे तो फिर स्पर्मेटिड के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए 0.5 होगी। फिर जो स्पर्म्स हैं ये मैच्योर गैमेट है, स्पर्म्स की तादाद भी 4 होगी, यानी कि 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म्स बनेंगे। और उसके बाद फिर इनमें भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स और अमाउंट ऑफ डीएनए सेम है एज इन द स्पर्मेटिड, क्योंकि कोई भी डिवीजन या रेप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, very conceptual area. I hope that you have enjoyed the process of learning about the spermatogenesis with me, and now we are going to start off our discussion with the oogenesis. And again I would like to start off my discussion with few questions. अब oogenesis में भी similarly different ways से questions पूछे जा सकते हैं। For example cells के number के ऊपर questions आ सकते हैं एग्जाम में। A option is 1, B option is 2, C option is 3, D option is 4, and meiosis in the primary spermatocyte results in production of how many cells? So meiosis है in the primary spermatocytes results in production of how many cells? If you are thinking one answer to this question, you are thinking on the wrong lines, क्योंकि यहाँ पे जो कीवर्ड है वो cells है, राइट। ये आपसे ओवा नहीं पूछा गया बल्कि सेल्स पूछे गए हैं, तो सेल्स की जो तादाद होगी इट विल बी 4, सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी डेल्टा। अनदर स्टेटमेंट, मियोसिस इन प्राइमरी oocyte रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ओवा, राइट। सो प्राइमरी oocyte में अगर मियोसिस हो रही है तो फिर ओवा कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? नाउ द बेस्ट रिस्पांस वुड बी 1 अल्फा। अब इस तरह से टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ए ऑप्शन हमारे पास है oogonia, बी इज प्राइमरी oocyte, सी ऑप्शन इज सेकेंडरी oocytes एंड डी ऑप्शन इज ओवम। सो जो प्रीवियस कैटेगरी थी क्वेश्चंस की वो नंबर ऑफ सेल्स के बारे में थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। सो यू सीन हियर, पहली स्टेटमेंट है प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं, उनके अंदर बेसिकली प्राइमरी oocytes होते हैं। हम आगे चल के हम इन क्वेश्चंस की रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे। अनदर स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एंटर मियोसिस। तो प्राइमरी oocytes ही बेसिकली मियोसिस में एंटर होते हैं। विच सेल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फीमेल बेबी एट टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ के टाइम पे फीमेल बेबी के ओवरी में कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? अगेन द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी oocytes। And another statement, which of the following cells undergo second meiotic division। अब second meiotic division जो होनी है वो होनी है in the secondary oocytes। प्राइमरी oocyte के अंदर first meiotic division होती है। So Charlie would be the best response to this particular question कि second meiotic division किस में हो रही है। So answer is Charlie।
इस तरह से टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइक अगेन ऑप्शंस है हमारे पास ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट एंड ओवम। एंड स्टेटमेंट है फर्स्ट पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ। तो जो पहली पोलर बॉडी है, अभी हम जाके आगे ट्रेसिंग में डिस्कस भी करते हैं, वो सेकेंडरी ओसाइट के साथ बनती है। अमूमन फर्स्ट के लिए स्टूडेंट्स जो वो प्राइमरी का आंसर पिक कर देते हैं। रिमेंबर कि प्राइमरी ओसाइट के साथ कोई पोलर बॉडी नहीं बनती, सेकेंडरी ओसाइट के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और ओवम के साथ सेकंड पोलर बॉडी बनती है। अभी आगे चल के हम ट्रेसिंग में भी इसको देखेंगे। Another statement, ovulation is the in the mid of the menstrual cycle in human females releases. So ovulation के नतीजे में जो रिलीज होगा ये ओवम रिलीज नहीं होता। ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है कि बेसिकली जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। इस क्वेश्चन की भी रीजनिंग हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। प्रेटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। Another statement, which of the following cells would have half number of duplicated chromosomes? अब इस देखें कि किन सेल्स के अंदर हाफ नंबर है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का। तो ओवरऑल इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसमें हाफ नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड का पूछा गया ना, तो हाफ नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होंगे, ओवम में हाफ नंबर ऑफ अनडुप्लीकेटेड है। सो इसके अंदर अगेन बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? चार्ली। और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन के बारे में आपसे एग्जाम क्वेश्चंस पूछ सकता है। लाइक इसमें ए ऑप्शन इज मियोसिस 1, बी ऑप्शन इज मियोसिस 2, सी ऑप्शन इज फर्टिलाइजेशन, डी ऑप्शन इज मियोसिस 2 और फर्टिलाइजेशन। स्टेटमेंट है हमारे पास ड्यूरिंग ओजेनेसिस फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड आफ्टर। पहली पोलर बॉडी किसके बाद बनती है? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज मियोसिस 1। Another statement, during oogenesis second polar body is formed after, of course it's the second polar body, it's formed after the meiosis 2। लेकिन meiosis 2 तभी कंप्लीट होती है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी कि अगर सेकेंडरी ओसाइट के साथ आके अगर स्पर्म फ्यूज हो रहा हो तो फिर आप कहते हैं कि मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, अदरवाइज मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होनी। सो बेसिकली जो oogenesis के दौरान जो सेकंड पोलर बॉडी है बननी तो वो मियोसिस 2 के बाद है, लेकिन मियोसिस 2 ने फर्टिलाइजेशन के बाद ही होना है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो मियोसिस 2 भी कंप्लीट नहीं होगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, दिस इज पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन बट द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा। मियोसिस 2 और फर्टिलाइजेशन, इस क्वेश्चन की भी हम रीजनिंग को आगे चल के डिस्कस करते हैं। अ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल एरिया फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अनदर स्टेटमेंट, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। पहली पोलर बॉडी अब किसके नतीजे में बनती है? तो फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1। अगेन आंसर वुड बी अल्फा। और इसी तरह से एग्जाम आपसे प्लॉइडी के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है। Now we have got the questions on ploidy. A option है oogonia, B option is primary oocyte, C option is secondary oocyte and D option is ovum. Statement है हमारे पास which cells have half number of duplicated chromosomes, यानी कि 23 और duplicated chromosomes किस में होंगे? Best response to this question is secondary oocyte. Which cells have full number of duplicated chromosomes, यानी कि 46 और फिर duplicated भी। So ये होंगे किसके अंदर? In the primary oocyte. Another statement, which cells have half number of unduplicated chromosomes? तो एक तो half number है और secondly unduplicated है, and this would be true for the ovum. So best response would be delta to this question. इसी तरह से एग्जाम आपसे अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है। लाइक ए ऑप्शन इज 4x, बी ऑप्शन इज 2x, सी ऑप्शन इज x एंड डी ऑप्शन इज 0.5x। एंड पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन एन ओगोनियम इज 2x, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द प्राइमरी oocyte? सो ओगोनियम की अमाउंट दे दी, प्राइमरी oocyte में उससे डबल होगी, बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी 4x। इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ओगोनियम इज अगेन 2x, राइट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेकेंडरी oocyte? तो सेकेंडरी oocyte में उसकी जो अमाउंट होगी इट वुड बी 2x। बीटा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स। रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अनदर स्टेटमेंट, इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इन एन ओगोनियम इज 2x, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द ओवम? इन द ओवम इट्स गोइंग टू बी द हाफ ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट इन द ओगोनियम। So best response is Charlie, that is X. Don't join any traditional academy. नेशनल एमडीकैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे
और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्लीकेट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only। मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर, उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। And now let's discuss the process of oogenesis in detail। So आपने देखा है कि ये जो एरिया है ये very conceptual एरिया है from the examination point of view। उसकी रीजन क्या है कि बेसिकली जो गैमेटोजेनेसिस है इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दूसरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ ओवरलैपिंग है। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ डीएनए और उसके बाद फिर सेल डिवीजन, प्लॉइडी, राइट। सो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेट हो रहे हैं इस टॉपिक में आके, तो इसीलिए रियल टाइम ट्रिकी क्वेश्चंस इस टॉपिक में से जनरेट किए जा सकते हैं फॉर सेक ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम। एनीवेज, अब हम एक ट्रेसिंग की मदद से जो oogenesis है उसको डिस्कस करते हैं। सो oogonia बेसिकली ये वो सेल्स हैं जो कि बनते हैं फ्रॉम द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ये बनते हैं। और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में हमने क्या स्टडी किया था कि ये वो सेल्स हैं बेसिकली जो कि बेबी में, मेल और फीमेल बेबी में बिफोर बर्थ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बर्थ से पहले ही ये मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया में और फीमेल्स में oogonia में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन हमने मेल्स में पढ़ा था कि व्हेन द मेल बेबी इज बॉर्न उसके अंदर जो बर्थ पे सेल्स प्रेजेंट हैं दे वर स्पर्मेटोगोनिया। लेकिन यहाँ पे जब व्हेन द फीमेल बेबी इज बॉर्न उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्राइमरी oocytes एंड दिस इज अ पैराडॉक्स। जो oogonia होते हैं ये माइटोटिकली एक्टिव हैं, दे आर माइटोटिकली एक्टिव। जबकि इसी तरह से जो oogonia जो स्पर्मेटोगोनिया है वो भी माइटोटिकली एक्टिव थे। तो चूंकि मेल बेबी में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट थे दैट्स व्हाई मेल्स रिमेन फर्टाइल फॉर द होल लाइफ फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ। लेकिन फीमेल्स में oogonia चूंकि प्रेजेंट नहीं है, oogonia दे अंडरगो द डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन अंडरगो करेंगे और ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे एंड दे वुड अल्टीमेटली बिकम द प्राइमरी oocytes। सो फीमेल में सारे के सारे सेल्स जो ओवर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो प्राइमरी oocyte की फॉर्म में होंगे एंड दे आर नॉट माइटोटिकली एक्टिव। इसका मतलब ये होगा कि जब प्राइमरी oocytes डिप्लीट हो जाएंगे फीमेल वुड नो लॉन्गर रिमेन फर्टाइल। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सेल्स फीमेल्स में बर्थ पे प्रेजेंट होंगे, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज द प्राइमरी oocytes। अब प्राइमरी oocytes ही बेसिकली वो सेल्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि मियोसिस में एंटर होते हैं। सो दे एंटर मियोसिस। बेसिकली प्राइमरी oocytes ही मियोसिस में एंटर होते हैं। दे आर अंडरगोइंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, राइट। अब प्राइमरी oocytes जो है इनके बारे में एक और पॉइंट मैं जनरेट करना चाहूंगा कि प्राइमरी oocytes बेसिकली पहले ही मियोसिस में एंटर हो चुके होते हैं, लेकिन इनकी जो मियोसिस है वो हेल्ड होती है एट प्रोफेज 1 पैकेटिंग स्टेज, राइट, टिल प्यूबर्टी। सो व्हेन द फीमेल बेबी इज बॉर्न उस वक्त उसमें प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है, राइट, जिसमें जो कि प्राइमरी oocytes हेल्ड हैं एट प्रोफेज 1 पैकेटिन और प्यूबर्टी तक ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल्स में जो oogenesis का प्रोसेस है वो उसी वक्त स्टार्ट हो चुका था जब फीमेल बेबी अपनी मदर के वूम में था,
right? So when the female baby, say if you have got this mom and you have got this baby, तो जब फीमेल बेबी अपनी मदर की वोम में है उसी वक्त उसमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, राइट? और जो सेल्स हैं वो अब प्राइमरी oocyte की स्टेज पे प्रेजेंट हैं, वो सेल्स ऑलरेडी मियोसिस में एंटर हो चुके हैं और वो हेल्ड हैं एट प्रोफेज 1 द पैकेटिन, और प्यूबर्टी तक ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद फिर सो ये कह लें कि ये हेल्ड जो मियोसिस है वो एक जगह पे हेल्ड हुई हुई है प्यूबर्टी तक। अब क्या होगा जब प्यूबर्टी आएगी 12-13 इयर्स एज पे, क्या होगा, जो हार्मोनल चेंजेस आएंगी फीमेल के अंदर, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हेल्ड है प्राइमरी oocyte के ऊपर वो खत्म होगा, या जो चेक है वो खत्म होगा डिवीजन का, एंड फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी, एंड व्हाट यू वुड एंड अप हैविंग द सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। सो जो सेकेंडरी oocytes हैं दे आर ऑल्सो हेल्ड एट मेटाफेज 2 टिल फर्टिलाइजेशन। अब सेकेंडरी oocytes के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब याद रखिएगा कि सेकेंडरी oocytes ये मेटाफेज 2 पे हेल्ड होते हैं। सो प्राइमरी oocytes पहले प्रोफेज 1 के पैकेटिन पे हेल्ड थे, और उसके बाद फिर सेकेंडरी oocyte जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के नतीजे में बने वो मेटाफेज 2 पे हेल्ड हैं, और ये कब तक हेल्ड रहेंगे, टिल फर्टिलाइजेशन। जब बेसिकली स्पर्म आके इनके साथ फ्यूज होगा सेकेंडरी oocyte के साथ, सो एक्सटर्नली जब थोड़ा सा फ्यूज हो जाएगा फिर राइट अवे ये सेकेंडरी oocyte सेकेंड मेयोटिक डिवीजन अंडरगो करेंगे। अगर फर्स्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, दे वुड नेवर कंप्लीट द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। इफ देयर वुड बी नो फर्टिलाइजेशन, they would never complete the second meiotic division, राइट? कभी भी सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी और सेकेंडरी oocyte एज सच डिजनरेट हो जाएंगे। एनीवेज दे आर हेल्ड एट द मेटाफेज 2 एंड अंटिल द फर्टिलाइजेशन। और बेसिकली अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि जो ओव्यूलेशन है वो किसकी होती है, राइट? तो रिमेंबर दिस इज अ पैराडॉक्स कि ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocytes की होती है। रिमेंबर ओवा की ओव्यूलेशन नहीं होती, राइट? सो जब फॉलिकल रप्चर होती है तो फीमेल्स में जो मैच्योर फॉलिकल है ग्राफिन फॉलिकल, व्हेन इट्स रप्चर्ड उस वक्त जो रिलीज होगा दैट वुड बी सेकेंडरी oocyte। सो ओव्यूलेशन ओवम की नहीं बल्कि सेकेंडरी oocyte की होती है। दिस इज अ पैराडॉक्सिकल फैक्ट। अगर आप इसको केयरफुली मेमोराइज नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप अपना क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन जिसकी होती है वो भी सेकेंडरी oocyte ही की होती है। लाइक अगर फर्स्ट करें कि हमारे पास सेकेंडरी oocyte है और उसके बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, स्पर्म आके एक स्पेसिफिक डेप्थ में जब चला जाता है, जब डिटरमिन हो जाता है कि यही स्पर्म जाके फ्यूज होगा विद दी एक्चुअली फीमेल गैमेट, तो तब अब कह रहे हैं कि स्पर्म की एक स्पेशल डेप्थ तक पेनिट्रेशन के बाद ही ये चेक खत्म होगा मेयोसिस 2 वाला, और मेयोसिस 2 कंप्लीट होगी, राइट? सो इसीलिए अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि फर्टिलाइजेशन किसकी होती है, पैराडॉक्सिकली ये भी सेकेंडरी oocyte ही की होती है। एनीवेज जब सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगी उसके नतीजे में ओवम बनेगा और ओवम के साथ सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। सो पोलर बॉडी के से रिलेटेड भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ आंसर इज सेकेंडरी oocyte, second polar body along with production of ovum, या as a result of second meiotic division second polar body और first meiotic division के नतीजे में first polar body बनी। सो polar body अब समझ लें तभी बनेगी जब डिवीजन होगी। सो फर्स्ट डिवीजन पे फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड डिवीजन पे सेकंड पोलर बॉडी। ऑलराइट, सो ये हमने ओवरऑल ग्रॉसली डिस्कस किया है कि किस तरह से ओवा की फॉर्मेशन होती है, और जो पैराडॉक्सिकल फैक्ट्स थे वो जेनेसिस को लेके उनको भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्लॉइडी की। तो ओगोनिया आप देखें ये डिप्लॉइड है, इनमें अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉइड है लेकिन क्रोमोसोम्स जो हो गए हैं अब ये डुप्लीकेट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व हो गई थी दरमियान में, राइट? और उसके बाद फिर जो आप कह लें कि जो सेकेंडरी oocytes हैं ये हैप्लॉइड हैं, चूंकि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो कि रिडक्शन डिवीजन है ये हो चुकी है, और ये सेकेंडरी oocytes ये हैप्लॉइड हैं, और इसके हैप्लॉइड होने के साथ साथ इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर डुप्लीकेटेड, दे आर नॉट अनडुप्लीकेटेड, द क्रोमोसोम्स हियर दे आर एक्चुअली डुप्लीकेटेड, राइट? सेकेंडरी oocytes के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है, जबकि जब सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगी ओवम बनेगा, ओवम में क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है, right? So this is about the ploidy, and now if we talk about the amount of DNA,
तो अगेन रूल सेम याद रखिएगा, डिवीजन के नतीजे में डीएनए हाफ होना है और रेप्लिकेशन के नतीजे में डीएनए ने डबल होना है। सो अगर ओगोनियम का डीएनए 1 होगा तो ओगोनियम से रेप्लिकेशन से चूंकि प्राइमरी ओसाइट ने बनना है, इसमें डीएनए की अमाउंट 2 हो जाएगी, और प्राइमरी ओसाइट से जब सेकेंडरी ओसाइट ने बनना है तो चूंकि डिवीजन होनी है अमाउंट 1, और सेकेंडरी ओसाइट से जब ओवन में बनना है अगेन एक और डिवीजन होनी है, अमाउंट विल टर्न आउट टू बी 0.5। सो इस तरह से अमाउंट ऑफ डीएनए को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस फोटोग्राफ। इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास ओगोनियम प्रेजेंट है, ओगोनियम ये डिफरेंशिएट होगा, राइट, और डीएनए रेप्लिकेशन होगी, यू विल एंड अप हैविंग द प्राइमरी ओसाइट्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है, जबकि यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है। प्राइमरी ओसाइट में जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगी उसके नतीजे में सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, और सेकेंडरी ओसाइट में जब सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगी उसके नतीजे में ओवन और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी भी सेकंड मेयोटिक डिवीजन अंडरगो करेगी, जिसके नतीजे में आप कह लें कि 2 पोलर बॉडीज मजीद बनेंगी, राइट। सो अल्टीमेटली अगर आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछता है कि एक ओगोनियम से सेल्स कितने बने हैं, तो टोटल कितने सेल्स बने हैं, आप देख सकते हैं 4 सेल्स बने हैं, यानी कि 1 ओवम और 3 ये पोलर बॉडीज, राइट। और उसके बाद अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि एक ओगोनियम से कितने प्राइमरी ओसाइट बने हैं, 1, एक ओगोनियम से कितने सेकेंडरी ओसाइट बने हैं, अगेन 1, और एक ओगोनियम से ओवा कितने बने हैं, इट्स अगेन 1। और बाय द वे इसका एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कि बेसिकली इस तरीके से पोलर बॉडीज के फॉर्मेशन के जरिए वी गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, एक्स्ट्रा डीएनए, और जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेकेंडरी ओसाइट और अल्टीमेटली फिर ओवम में रिटेन किया जा रहा है, ताकि इनिशियल डेज ऑफ द डेवलपमेंट में, जब अभी कह लें कि इम्प्लांटेशन नहीं हुई होगी, तो इनिशियल डेज ऑफ डेवलपमेंट में जो फूड रिक्वायर्ड है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, वो बेसिकली फीमेल गैमेट के अंदर ही स्टोर्ड होती है, वहीं से आ रही होती है, और ओवम ही से अल्टीमेटली मैच्योर एग सेल बनता है। सो यू सीन हियर, एक और चीज़ पे जरा गौर करें कि ये एक ओवरी आपको दिखाई गई है जिसके अंदर बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल्स होती है बहुत सारी। सो एक फॉलिकल देखिए डेवलप होना शुरू हुई, और इस फॉलिकल के अंदर बेसिकली कह लें कि वो जेनेसिस का प्रोसेस चल रहा है। सो ये जो फॉलिकल जब मैच्योर हो गई, मैच्योर होने के नतीजे में अल्टीमेटली क्या हुआ, इसकी ओव्यूलेशन हुई, इसको हम जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ। सो ये जो मैच्योर फॉलिकल है ये जब रप्चर हुई तो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, और रप्चरिंग के बाद फिर हमारे पास बन गई कॉर्पस लूडियम, और जो कॉर्पस लूडियम की जो डिटेल है ये भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाकर डिस्कस करेंगे, बट दिस वाज अबाउट द ovulation in the females. And now let's summarize all the high yield facts regarding the oogenesis in this table. इस टेबल में in the extreme left column we have got the cells, and second column में key features हैं, फिर number, division, ploidy और amount of DNA. So सबसे पहले इसमें हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं जो कि बर्थ से पहले प्रेजेंट होते हैं, मेल्स और फीमेल्स में बहुत सारे होंगे तादाद में, और ये माइटोसिस अंडरगो कर सकते हैं। इनके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स और अमाउंट ऑफ डीएनए हम 1 एक्सेप्ट करते हैं। देन फिर प्राइमोडियल जर्म सेल्स से ओगोनिया बनते हैं, और ओगोनिया जो है बेसिकली ये माइटोसिस को अंडरगो करेंगे, एंड they can undergo differentiation as well, और DNA replication इनमें हो सकती है। So DNA replication जब oogonia के अंदर होगी, ultimately you will end up having the primary oocytes. So इनमें diploid number of unduplicated chromosomes और amount of DNA इनमें भी 1 है, क्योंकि primordial germ cell से oogonia के बनने में कोई भी ऐसा डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई रेप्लिकेशन इन्वॉल्व है। ऑलराइट, सो अब जो प्राइमोडियल अब जो यहाँ पे जो मेंशन है ना कि ये माइटोसिस है, तो माइटोसिस के नतीजे में प्राइमोडियल जर्म सेल से नए प्राइमोडियल जर्म सेल्स ही बनने हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि जो माइटोसिस है इट गिव्स राइज टू आइडेंटिकल सेल्स, राइट। सो oogonia से oogonia अगर मैं कहता हूँ कि माइटोटिकली एक्टिव है तो oogonia से oogonia ही बनेंगे, और प्राइमोडियल जर्म सेल से प्राइमोडियल जर्म सेल्स ही बनेंगे। प्राइमोडियल जर्म सेल से जब oogonia बनेंगे तो दरमियान में डिफरेंशिएशन होगी, राइट। हाँ, अब जो oogonia है ये भी जब डिफरेंशिएशन अंडरगो करेंगे तो प्राइमरी oocyte बनेंगे, अगर इनके अंदर माइटोसिस होगी तो उसके नतीजे में नए oogonia ही बनेंगे। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट यू गॉट द प्राइमरी oocytes, यही वो सेल्स हैं जो मियोसिस में एंटर होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो सेल्स हैं फीमेल्स में जो बर्थ पे प्रेजेंट है, ऑलरेडी मियोसिस में एंटर हो चुके हैं, एंड दे आर एनक्लोज्ड इन द प्राइमरी फॉलिकल, और ये प्राइमरी फॉलिकल में एनक्लोज होते हैं द प्राइमरी oocytes। और नंबर इनका हम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन 1 एक्सेप्ट कर लेते हैं। मियोसिस 1 पे ये हेल्ड होंगे एट द पैकेटिन ऑफ द प्रोफेज 1 अनटिल पुबर्टी, और जो प्लॉइडी के लिहाज से इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं और अमाउंट ऑफ डीएनए
2 हो चुकी है। क्यों 1 से 2 कैसे हुई? क्योंकि दरमियान में ये डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है कि oogonia में डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो प्राइमरी oocytes बनेंगे। फिर प्राइमरी oocytes से वी गेट द सेकेंडरी oocytes एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। जो ओव्यूलेशन होती है वो सेकेंडरी oocytes की होती है और फर्टिलाइजेशन भी सेकेंडरी oocytes की होती है। यानी कि अगर जो भी फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, स्पर्म बेसिकली इन लेयर्स में खास जब तक फ्यूज कर जाता है, हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन हो गई है। हाँ, बाद में जाके अल्टीमेटली जब स्पर्म एक खास डेप्थ में चला गया तो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो रिकंटिन्यू हो जाएगी। बेसिकली ये जो सेकेंडरी oocyte है ये सेकेंड मेयोटिक डिवीजन पे हेल्ड हुआ वो होता है मेटाफेज 2 में अनटिल फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन अब रिकंटिन्यू होगी और उससे ओवम बनेगा। सो फाइनली जो जाके स्पर्म ने फ्यूज करना है वो ओवम के साथ ही करना है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्म फर्टिलाइज किसको कर रहा है तो सेकेंडरी oocyte को कर रहा है, और स्पर्म फ्यूज किसके साथ करेगा जिसके नतीजे में जाइगोट बनेगा तो वो ओवम ही होगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ओवम बनेगा, यानी कि सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगी। फर्टिलाइजेशन ना हुई तो ओवम नहीं बनेगा क्योंकि सेकेंड मेयोटिक डिवीजन ही नहीं होनी, राइट। सो फर्टिलाइजेशन एक प्रीरेक्विजिट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ओवम एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। सो इसमें ये जो सेल हैं जैसे सेकेंडरी oocytes हैं या फर्स्ट पोलर बॉडी हैं, इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए 1 है क्योंकि यहाँ पे दरमियान में एक डिवीजन इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर सेकेंडरी oocyte से आगे फर्दर यू गेट द ओवम, साथ सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। स्पर्म ने ओवम के साथ फ्यूज होना होता है और इनका जो नंबर है वो 1 होगा। एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte और एक ही ओवम बनता है। सो ये चीज जो है ये मेल से डिफरेंट थी। वहां पर हमने देखा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बने थे और उससे 4 स्पर्म्स बने थे। यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही ओवम बनेगा। और इनके अंदर भी जो ओवम है या सेकेंड पोलर बॉडी है, इनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं और अमाउंट ऑफ डीएनए भी 0.5 है। क्यों? क्योंकि दरमियान में सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इन्वॉल्व है। सो जब डिवीजन इन्वॉल्व हो गई तो अल्टीमेटली इसके नतीजे में क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू हाफ। सो ये सारे के सारे हाई यील्ड फैक्ट्स है रिगार्डिंग द oogenesis in the females। so अब हम एक कंपैरिजन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिगार्डिंग स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हम कोरिलेट करते हैं। सो in this table we have got the feature, in the extreme left column we have got the feature, and then in the second column we have got the spermatogenesis, in third column we have got the oogenesis। so लोकेशन के लिहाज से स्पर्मेटोजेनेसिस ने टेस्टिस में होना है और oogenesis ने ऑफ कोर्स ओवरीज में होना है। नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कितने होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन होती है गैमेट्स की मिलियंस की तादाद में, जबकि फीमेल्स में जस्ट फिक्स अमाउंट है, तकरीबन 400 कह लें कि मैच्योर गैमेट्स जो वो पूरी लाइफ टाइम में, या फीमेल की जो फर्टाइल लाइफ है यानी कि मेनार्की टू मेनोपॉज 15 साल से 45 साल की एज तक बस 400 के करीब मैच्योर गैमेट्स जो वो प्रोड्यूस होंगे, जबकि मेल्स के अंदर इनकी तादाद मिलियंस में है। फिर गैमेट्स पर जर्म सेल, तो एक जर्म सेल से 4 गैमेट्स बनेंगे यानी कि स्पर्म्स बनेंगे, जबकि ओवा जो है जस्ट एक ही बनेगा एक जर्म सेल से। फिर प्रोसेस की जो बिगिनिंग है वो प्यूबर्टी भी हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस की, और जो oogenesis की ये बिगिंस ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, यानी कि जब मेल जवान होगा तब उसमें जो ये प्रोसेस है इसका स्टार्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, या प्यूबर्टी भी जब जाएगा तब आप कह रहे हैं कि इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का। जबकि फीमेल जब अपनी मदर की वूम के अंदर ही थी उसी वक्त उसमें ये काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, ये प्रोसेस जो वो जेनेसिस का ये स्टार्ट हो चुका है। अब जो टाइमिंग ऑफ गैमेट फॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूस है स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी कि 24/7 ऑल द टाइम जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो चल रही है मेल्स के अंदर। फीमेल्स में एक दफ़ा मंथ में जो है वो ओवरऑल ओवम ने बनना है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाके हम इन डिटेल इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एंड एंड ऑफ द प्रोसेस तो मेल्स हमने देखा चुके, मेल्स में तो ओवरऑल 24/7 फॉर होल लाइफ, प्यूबर्टी टिल डेथ स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है, सो दे रिमेन फर्टाइल फॉर द होल लाइफ। जबकि oogenesis फीमेल्स में जब मेनोपॉज हो जाएगा तो जो फर्टिलिटी है उनकी स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद फिर टाइमिंग ऑफ गैमेट रिलीज, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो गैमेट रिलीज होते हैं बेसिकली किसी भी टाइम पे गैमेट रिलीज हो सकते हैं, जबकि oogenesis में जस्ट मंथली साइकिल में या वंस इन अ मंथ आर्बिट्रेरीली या ग्रॉसली हम कहते हैं कि जो एग है वो रिलीज होगा। मेयोटिक डिवीजन्स जो है वो इसमें अनइंटरप्टेड है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जबकि हमने देखा था oogenesis में ये बार बार अरेस्ट हो रही हैं, कभी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 पे पैकेडीन पे, कभी
सेकेंड म्योटिक डिवीजन के मेटाफेज पे या मेटाफेज 2 पे, राइट। सो ये अरेस्टेड हमने देखा कि म्योटिक डिवीजन्स हैं ड्यूरिंग द ओवोजेनेसिस। एंड जर्म लाइन एपिथेलियम जो है वो इन्वॉल्व है गैमेट प्रोडक्शन में डायरेक्ट, लेकिन जर्म लाइन एपिथेलियम वो गैमेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि उससे आप कह लें कि ओवोगोनी और इवन प्राइमरी ओसाइट तक बन चुके हैं। सो प्राइमरी ओसाइट्स ही बेसिकली फॉलिकल्स के अंदर स्टोर्ड है एट बर्थ, जो कि एवरी मंथ कुछ फॉलिकल स्टिमुलेट होंगी जिनमें से एक आध मैच्योर होके ओवम रिलीज कर देगी एंड सो ऑन। सो ये हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स है रिगार्डिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओवोजेनेसिस। अब हम इस फोटोग्राफ की मदद से भी जरा दोबारा इसको सम अप कर लेते हैं। अब देखेंगे मेल्स में स्पर्मेटोगोनियम है और स्पर्मेटोगोनियम से बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दरमियान में इन्वॉल्व हुई डीएनए रेप्लिकेशन, और उसके बाद फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, जिनमें से हर एक ने सेकंड म्योटिक डिवीजन अंडरगो की एंड वी गॉट द 4 स्पर्मेटिड्स, जिनसे स्पर्मियोजेनेसिस के नतीजे में क्या बना, 4 स्पर्म्स बन गए। सो ये हमारे पास 4 स्पर्म्स आ गए, राइट। इसके मुकाबले में एक ओवोगोनियम है, उससे जो प्राइमरी ओवोसाइट बना, दरमियान में ऑफ कोर्स डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व है, और उसके बाद फिर प्राइमरी ओसाइट जो है ये अल्टीमेटली प्राइमरी ओसाइट से यू गॉट द सेकेंडरी ओसाइट एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। और ये म्योटिक डिवीजन 1 इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, राइट, यू सीन है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। फिर सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी में सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास जो ओटिड बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, और जो ओटिड है ये डिफ्रेंशिएट होके ये फाइनली फुली मैच्योर ओवम बना देगा, राइट। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इट वुड ऑल्सो कंप्लीट इट सेकेंड म्योटिक डिवीजन, इससे आगे फर्दर 2 सेल्स बनेंगे। सो मेल में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म्स बनते हैं या 4 ही सेल्स बनते हैं। फीमेल्स में एक ओवोगोनियम से सेल्स तो 4 बनते हैं, लेकिन जो ओवा है वो जस्ट एक बनता है। बेसिकली पोलर बॉडीज आर जस्ट a way of nature to get rid of extra chromosomes and the extra DNA. So that, my dear student, is all about the gametogenesis. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. मैंने कोशिश की है कि gametogenesis को एक न्यू पर्सपेक्टिव से और न्यूअर एंगल से आपको टीच करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ नया भी सीखा होगा और आपका एक नया विजन डेवलप हुआ होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह किसी ना किसी स्टेज पे कभी ना कभी मुलाकात होगी हमारी फेस टू फेस। मैं दुआ करता हूं कि आप किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचें और अल्टीमेटली आपका जो ड्रीम है ये फुलफिल हो, और जब आप सक्सेसफुल हो जाएं, डू कम टू सी मी सम डे एंड वी विल सेलिब्रेट योर सक्सेस इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स।
उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपग्रेड.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था। ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, AKU, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है। ओवरऑल आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 MCQs का टेस्ट देना है, तो ये 50 MCQs का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, रियल नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें 1-2 वीडियो रिव्यूज हैं। डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो
विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.bk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।